सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट को आगे पढ़ेंगे। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो आर्यभट्ट है उसने ही हमारी गणित को नई दिशा प्रदान की है और उन्होंने हमारे साइंस को भी एक नई दिशा प्रदान की है। जैसे उन्होंने इनकी गणना की, ठीक है, तो क्या हुआ, उनका विरोध हुआ कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने बोला कि पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। लेकिन पहले क्या कहते थे कि सूर्य इधर से उधर जाता है, नहीं, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसे सिद्धांतों की उसकी आलोचना की गई, लेकिन वह अपने तथ्य पर स्थिर था और उसने इस चीज़ का दिखाया भी कि ऐसा ही है। उसने हमें उदाहरण भी दिया था कि जैसे नाव में चलता हुआ व्यक्ति स्वयं को स्थिर मानता है और दूसरी वस्तुओं को क्या मानता है, स्थिर, लेकिन अपने आप को स्थिर मानता है। लेकिन वो था क्या, वो स्वयं चल रहा था और दूसरी वस्तुएं स्थिर थी, यानी कि वो चल रहा था और वो दूसरी वस्तुएं स्थिर थी। इस सिद्धांत के द्वारा उसने अपने तथ्य को पूर्ण किया। और फिर क्या है, ये जो सब उसकी रचनाएं हैं, सिद्धांत है उसके, ये किसमें लिखे हुए हैं, आर्यभट्ट ग्रंथ में। ठीक है बेटा, तो आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते यत्तर संख्यानाम आकलनम धातुम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती हैं। आर्यभट्ट का फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति सम। आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि जो हमें ज्योतिषी होते हैं ये हमें बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो इसमें विश्वास नहीं करते थे। वो तथ्यों पर, यानी कि जो है रियलिटी में, उस पर विश्वास करते थे। अहम आकलनम धृत्य एव तेन संपादित यद ग्रहणे राहु कुमांकु दानवो न अस्ति स्मरणम तत्। कि गणित शास्त्र की पद्धति या तरीके से किए गए गणना पर आधारित करके ही उन्होंने कहा कि ग्रहण में राहु केतु नामक राक्षस कारण नहीं होता, कि जो हमारा ग्रहण लगता है ये ग्रहण राहु और केतु नामक राक्षस के कारण नहीं लगता। ये किसके कारण लगता है, तत्तर तु सूर्य चंद्र पृथ्वी त्रीणी एव कारणानि। तत्तर वहाँ पर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य भरमतया पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणं तत्। तो कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग में कारण से ग्रहण होता है। यानी कि जब ये तीनों ही चीज़ें एक आमने सामने आ जाए, एक सीध में आ जाए, तब ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन प्रकाश है अवरुध्यते तदा सूर्य ग्रहण भवति चंद्र ग्रहण भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश, पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तत् एव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहण भवति। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। फिर आगे है समाजे नूतनानां विचारणां
स्वीकारणे प्राय सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथ एव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांत को अनसुना कर दिया गया। पंडित स्मयानाम उपहास पात्रम जात है। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गया। यानी कि जो अपने आप को बहुत अच्छा पंडित मानते, ज्योतिष शास्त्र मानते थे, वो उन्होंने उसका उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया कि ऐसा नहीं होता, लेकिन वह अपने तथ्य पर स्थिर था। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई। यानी कि जो उन्होंने बोला वही हुआ। काला गति गामिनी दृष्टा, समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिके वैज्ञानिके ही तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटति। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में विश्वास प्रकट किया, यानी कि विश्वास दिखाया कि जो ये कह रहे हैं वही सत्य है। अस्मादेव कारणात् प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परम्परायाः अथ च विज्ञान परम्परायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे साइंस को और गणित को यानी कि मैथ को एक नई दिशा प्रदान की। धन्यवाद।